So you have to start with your rectifier fed DC drives. So we can control our DC drives using single phase rectifiers or थ्री फेज रेक्टिफायर्स. जो सिंगल फेज रेक्टिफायर्स होते हैं ये हम यूज़ करते हैं फॉर मोटर रेटिंग्स ऑफ लाइक फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर्स में हम यूज़ करेंगे, और रेटिंग्स अप टू फ्यू किलोवाट्स जो आपके छोटे मोटर्स होंगे वहाँ पर हम सिंगल फेज रेक्टिफायर्स का यूज़ करते हैं. एंड थ्री फेज रेक्टिफायर्स आर यूज्ड फॉर मोटर रेटिंग्स फ्रॉम a few kilowatts to into the megawatt range. आप वहाँ उतनी रेटिंग के मोटर्स पे के साथ थ्री फेज रेक्टिफायर्स यूज़ कर सकते हो. तो ये जो आपके रेक्टिफायर्स होंगे इसमें भी हमने देखा था कि हमारे पास फेज कंट्रोल रेक्टिफायर्स जो हैं, वी हैव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स, वी हैव फुल कन्वर्टर्स, वी हैव semi converters. So in uncontrolled rectifiers like a diode, it converts fixed AC into fixed DC since we cannot control the output. So these kind of rectifiers will not be used in rectifier fed DC drives. We'll either use these SCRs or SCRs in conjunction with the diode. So here we have a fixed AC and the output is a variable DC, and by changing the output voltage, we can employ armature voltage control. So we can control our DC drives using single phase rectifiers and three phase rectifiers. Now using these rectifiers, we can employ open loop control or we can employ closed loop control. So यहाँ पर हमारे पास एक configuration of a closed loop rectifier based DC drive. यहाँ पर हमारे पास एक कंट्रोल एंड फायरिंग सर्किट है. ये जो कंट्रोल एंड फायरिंग सर्किट है इसका जो काम होता है, इट इज टू प्रोवाइड फायरिंग पल्सेस टू दीज फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स. तो यहाँ पर जो आपके SCRs होंगे, जो आपके थायरिस्टर्स हैं, मॉसफेट्स हैं, IGBTs हैं, जो उनको फायरिंग पल्सेस चाहिए होंगी, वो ये कंट्रोल और फायरिंग सर्किट प्रोवाइड करता है. और जो फायरिंग पल्सेस यहाँ पर आपको मिलती हैं, दिस अल्फा विच कैन बी varied. So ये जो अल्फा है, this depends upon the reference value and measured value of speed. So in these single phase rectifiers, you can then we have हमारे पास आगे भी classification, we have half wave rectifiers, we have full wave rectifiers. Similarly in three phase rectifiers we have half wave rectifiers and full wave rectifiers. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, we are controlling the army, जो आपकी आर्मेचर वोल्टेज है, इस आर्मेचर वोल्टेज को हम कंट्रोल करते हैं. So we are controlling the armature voltage of a DC मोटर. ये जो DC मोटर है इसकी आर्मेचर वोल्टेज को हम कंट्रोल करते हैं. तो यहाँ पर क्या होता है, आपके पास ये DC मोटर है, इसकी स्पीड को आप सेंस करते हो यूजिंग यू कैन हैव अ टैकोमीटर. तो आप स्पीड को सेंस करोगे, दैट स्पीड इज कंपेयर्ड विद द रेफरेंस वैल्यू ऑफ स्पीड, एंड देन डिपेंडिंग अपॉन या फिर आगे आपके वो PI कंट्रोलर्स लगे होते हैं. इन दोनों को जैसे आप वैरी करोगे, आगे PI कंट्रोलर लगा होगा, पूरा एक आपका कंट्रोलर फायरिंग सर्किट होगा. एंड यूजिंग दीज कंट्रोलर्स यू जनरेट फायरिंग पल्सेस. तो बाय चेंजिंग दिस अल्फा हम क्या करते हैं, वी कैन चेंज द आउटपुट वोल्टेज. यहाँ पर आपके पास इनपुट इज AC, so this AC is converted into DC using these phase controlled rectifiers, and by changing alpha हमारे पास जो आपकी आर्मेचर वोल्टेज होती है इसको हम वेरी कर पाते हैं. एंड बाय चेंजिंग दिस आर्मेचर वोल्टेज वी कैन कंट्रोल द स्पीड ऑफ ए DC मोटर. So if you look at the equivalent circuit of a DC motor, जो उसका आर्मेचर सर्किट होता है, it looks something like this. There's your armature resistance. तो यहाँ से ये इनपुट वोल्टेज देते हो,
मेरा आर्मेचर वोल्टेज इज द इनपुट। ये जो आपकी आर्मेचर वोल्टेज होती है ये कहाँ से हमें मिल रही है? दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स। सो दिस वोल्टेज कैन बी वेरीड, और ये वोल्टेज होती है डिपेंड करती है अल्फा को। बाय वेरिंग अल्फा यू कैन वेरी दिस वोल्टेज। दिस इज द आर्मेचर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड द बैक ईएमएफ। तो अगर हम क्लोजली देखेंगे सर्किट को, यू हैव आपके पास एक रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, और यहाँ पर एक ईएमएफ है। सो योर डीसी मोटर वी कैन मॉडल इट एज ए आरएलई सर्किट। तो आप इसको जब आप स्टडी करते हो यूजिंग रेक्टिफायर्स, तो वहाँ पर हम आर एल वो नहीं लेते, वी लुक एट, वी टेक ए आरएलई लोड, और उसके बाद हम सर्किट का एनालिसिस करते हैं। सो जो हमारे रेक्टिफायर्स हैं, रेक्टिफायर्स में हमारे पास सबसे पहले आता है सिंगल फेज रेक्टिफायर्स। इसमें भी हमारे पास है हाफ वेव रेक्टिफायर्स एंड फुल वेव रेक्टिफायर्स। तो सबसे पहले हम विल स्टडी अबाउट योर सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर। जो लोड हम यहाँ पे लेंगे दैट विल बी ए आरएलई लोड। बेसिकली हमें क्या करना है, वी हैव टू कंट्रोल द वोल्टेज। और यहाँ पर हमने देखा है वोल्टेज को हम कैसे कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर हमारे फेज कंट्रोल रेक्टिफायर्स होते हैं, और इस डीसी मोटर को हम रिप्लेस करेंगे बाय आरएलई लोड। और फिर देखते हैं हम बाय वेरिंग अल्फा कैसे आपकी आउटपुट वोल्टेज वेरी होती है। जैसे आपकी आउटपुट वोल्टेज वेरी होगी वैसे ही आपको स्पीड कंट्रोल मिलेगा। आप वोल्टेज को अगर कम करोगे तो उससे क्या होगा, आपकी स्पीड कम होगी। आप इस आर्मेचर वोल्टेज को बढ़ाओगे तो जो आपकी डीसी मोटर है उसकी स्पीड इंक्रीज होगी। एंड ऑब्वियसली तो अगर आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ स्पीड चाहिए, टू गेट दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ स्पीड आपके पास एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ अल्फा होगा। और वो अल्फा का वैल्यू हमें कैसे मिलेगा, बाय दिस कंट्रोल एंड फायरिंग सर्किट। तो यहाँ पर जिन लोगों ने जो लोग अभी टी स्टैट कॉम उधर कंट्रोल एल्गोरिदम्स एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप देख रहे होगे आपके पास वहाँ IGBTs लगे होते हैं, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर लगा होता है, उसके अलग अलग वो लेग्स में जो आपके IGBTs लगे होते हैं, वहाँ पर भी आपका पूरा एक कंट्रोल सर्किट होता है जहाँ से आप आपकी पूरी जो कंट्रोल एल्गोरिदम है आप उसको डेवलप करते हो, और एट द एंड आपको फायरिंग पल्सेस मिलती हैं। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, और यहाँ पर रेफरेंस आपकी स्पीड है। So this is your single phase half wave rectifier feeding a RLE load. This is the input voltage, ये AC वोल्टेज होगी, हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। दिस इज द रेजिस्टर, इंडक्टर, यहाँ पे आपका बैक EMF। This is the total output voltage V naught।
तो ये आपका सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, यहाँ पर एक आपका थायरिस्टर लगा हुआ है, इस एसी वोल्टेज इज कन्वर्टेड इनटू डीसी वोल्टेज एंड इस डीसी वोल्टेज के वैल्यू को आप वेरी कर सकते हो बाय चेंजिंग द फायरिंग एंगल ऑफ दिस थायरिस्टर। और ये जो है आपका, ये आपका डीसी मोटर है। दिस थिंग हियर, यहाँ पर क्या होगा, अगर आपकी ये जो जो आपका बैक ईएमएफ है ई, अगर ये बैक ईएमएफ ई दिस इज ग्रेटर देन योर इनपुट वोल्टेज, ये जो आपका वी एस सी ए सी है, तो उस टाइम पे क्या होगा, तो जो आपका बैक ईएमएफ है दिस इज ग्रेटर, इनपुट वोल्टेज जो है इन एसी वोल्टेज ये ई से कम है, तो इस टाइम पे जो आपका थायरिस्टर है ये ट्रिगर नहीं होगा, चाहे आप फायरिंग पल्स भी दे दो, बिकॉज दिस बैक ईएमएफ इज ग्रेटर देन वी एस, तो उस टाइम पे जो आपका थायरिस्टर है इट विल नॉट बी ट्रिगर्ड। यहाँ जब ये ट्रिगर ही नहीं होगा तो आपको आउटपुट वोल्टेज पे जो वोल्टेज मिलेगी दैट विल बी दिस ई, कंसिडरिंग के ये जो आपका इंडक्टर है, इनिशियली जो इंडक्टर है इसका वैल्यू, इसकी जो वोल्टेज है दैट इज 0। सो जब आपका ये इनपुट वोल्टेज विल बी ग्रेटर देन योर बैक ईएमएफ, कंसिडरिंग कि आपका वी आर वी एल ऑल दीज आर 0, व्हेन योर वी एस इज ग्रेटर देन ई और आप फायरिंग पल्स प्रोवाइड कर रहे हो, उसी टाइम पे ये जो आपका थायरिस्टर है ये कंडक्ट करेगा। ड्रॉ द वेव फॉर्म्स, तो हमारी कुछ ऐसी वेव फॉर्म्स हमें मिलेंगी। यहाँ पर हमें सिर्फ आर एल ई लोड के साथ मतलब है। सपोज हम इस इंस्टेंट पे एक फायरिंग पल्स प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, सो इस इंस्टेंट पे हम एक फायरिंग पल्स प्रोवाइड कर रहे हैं एंड सिमिलरली लेट मी कॉल दिस अल्फा एंड देन एट 2 पाई प्लस अल्फा हम फिर से फायरिंग पल्स प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। सो वी आर प्रोवाइडिंग ए फायरिंग पल्स एट अल्फा डिग्रीज एंड नेगेटिव साइकिल में तो आपका थायरिस्टर वर्क नहीं करेगा, एंड देन फिर पॉजिटिव साइकिल में एट 2 पाई प्लस अल्फा हम फिर से फायरिंग पल्सेस प्रोवाइड करेंगे। तो अगर हमारे पास सिर्फ एक आर लोड होता, तो आर लोड के लिए ये बड़ा ही सिंपल होता है। आर लोड के टाइम पे क्या होगा, आप जैसे ही यहाँ पर फायरिंग पल्सेस दोगे, क्योंकि कोई ई यहाँ पर नहीं होगा, सिर्फ एक आर होगा, तो यू विल गेट वेव फॉर्म समथिंग लाइक दिस। So when we're talking only about R load, उस टाइम पे यहाँ पर ये इंडक्टेंस है ना, यहाँ पर E है, सिर्फ यू हैव है R। तो जैसे ही आप फायरिंग पल्स दे दोगे तो ये आपका थायरिस्टर क्या है, ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा और जो भी आपकी इनपुट है वो आपकी आउटपुट पे आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। You will get a waveform something like this. वो 2 पाई पे कंडक्ट करना बंद कर देगा। You will get waveforms like this.
And if you're talking about RL load, RL लोड में बस एक थोड़ा सा जो डिफरेंस आता है RL लोड में, क्योंकि यहाँ पर एक इंडक्टर होता है आपके सर्किट में, तो इंडक्टर के टाइम पे हमने फैक्ट्स में भी ये चीज़ देखी थी कि जब आपका इंडक्टर सर्किट में होता है तो जो हमारी सर्किट की वर्किंग वो थोड़ा सा चेंज हो जाती है। क्योंकि देखो जैसे ही हम फायरिंग पल्स देंगे सर्किट को, अगर आप हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द RL लोड, तो RL लोड के टाइम पे क्या होगा कि जैसे ही आपने यहाँ पर फायरिंग पल्स दे दी, तो जैसे ही आपने फायरिंग पल्स दे दी तो आपका जो इंडक्टर है इट विल स्टार्ट, जो आपका ये इंडक्टर है इट विल स्टार्ट चार्जिंग। तो जैसे ही आपका इंडक्टर चार्ज होना स्टार्ट करेगा तो ऐसे आपकी वोल्टेज बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है। इसके बाद एक टाइम होगा जब आपका इंडक्टर जो है इट विल बी फुल्ली चार्ज। जैसे ही आपका इंडक्टर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो उसके बाद इंडक्टर को क्या करना है, इसको डिस्चार्ज करना है। तो डिस्चार्ज अगर इंडक्टर को करना है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो करंट थ्रू द इंडक्टर कैन नॉट चेंज। आप करंट की डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर करंट की डायरेक्शन चेंज होगी दैट मीन्स ये जो आपका यहाँ पर स्विच है या ये जो वोल्टेज होती है, तो चेंज इंस्टेंटली करंट की डायरेक्शन चेंज करने के लिए एक इनफाइनाइट वोल्टेज प्रोड्यूस होगी अक्रॉस द इंडक्टर, जिसकी वजह से ये स्विच ही डैमेज हो जाएगा। सो करंट थ्रू द इंडक्टर कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन, कैन नॉट चेंज। तो ये क्या करता है, अपनी पोलैरिटी ही चेंज कर देता है। सो उस टाइम पे क्या होगा, the polarity across the inductor will change and inductor will continue discharging in the same direction, current की डायरेक्शन सेम रहेगी। सो वोल्टेज क्या होगी, आपको जो आउटपुट पे वोल्टेज मिल रही है इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। इसके बाद आप देखो नेगेटिव साइकिल आता है, लेकिन नेगेटिव साइकिल में भी आपको वोल्टेज मिलेगी, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द इंडक्टर। क्योंकि इंडक्टर डिस्चार्ज हो रहा है, आपकी वोल्टेज कम हो रही है बिकॉज ऑफ इंडक्टर। क्योंकि इंडक्टर अभी भी आपका डिस्चार्ज कर रहा है, तो करंट की डायरेक्शन अभी भी करंट थ्रू द थायरिस्टर इट विल फ्लो। तो आपको आउटपुट पे ऐसी एक वोल्टेज मिलेगी, एक नेगेटिव साइकिल भी आपको मिल जाएगा। जैसा कि हमने फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन के टाइम पे भी जब हम टीसीआर वीसीआर देख रहे थे तो वहां पर भी ये चीज होती थी कि आपका पॉजिटिव साइकिल होता था। नेगेटिव साइकिल में जो ये आपकी ये वेवफॉर्म आ रही है इसी वजह से आती थी, क्योंकि अभी इंडक्टर जो है आपका वो फुल्ली डिस्चार्ज नहीं हुआ है, करंट इज स्टिल फ्लोइंग। तो जो आपकी आउटपुट वोल्टेज है वो क्योंकि आपकी इनपुट वोल्टेज को फॉलो कर रही है, तो हमारे पास एक नेगेटिव साइकिल भी आ जाएगा। नाउ जब आपका एक आरएलई लोड कनेक्टेड है, तो आरएलई लोड के टाइम पे क्या होगा, सो लेट मी टेक दिस अगेन। जो हमारी आउटपुट वोल्टेज होगी वो कुछ ऐसी आएगी। फॉर आरएलई लोड, हम फायरिंग पल्स कहाँ पर दे रहे हैं, वेयर ये आपका इनपुट वोल्टेज है वीएस, तो हम फायरिंग पल्स दे रहे हैं एट अल्फा डिग्रीज। तो मतलब अल्फा डिग्री से पहले क्या है, जो हमारा थायरिस्टर है वो कंडक्ट नहीं कर रहा है।
तो जब हमारा थायरिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा है तो उस टाइम पे जो आपकी आउटपुट वोल्टेज होगी दैट विल बी ई। यहाँ पर देख लो, अगर यहाँ पर आपका थायरिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा है, थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है आफ्टर अल्फा डिग्रीज। सो अल्फा से पहले क्या होगा, दिस विल बी, ये कंडक्ट नहीं कर रहा होगा, दिस इज लाइक ओपन सर्किट, तो आपको जो भी आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज मिलेगी दैट विल ओनली बी दिस ई। सो अप टू अल्फा जो आपको आउटपुट मिलेगा दैट आउटपुट विल बी ई। तो अप टू अल्फा क्योंकि आपका थायरिस्टर कनेक्टेड नहीं है तो आउटपुट वोल्टेज पे आपको सिर्फ जो वोल्टेज मिलेगी दैट वोल्टेज विल बी ई। इसमें हम कंसिडर कर रहे हैं, इसमें हमने कुछ एजम्पशंस ली हुई है। एजम्पशन ये है कि आपका थायरिस्टर कनेक्टेड नहीं था बट इनिशियली बैक ईएमएफ प्रेजेंट है, क्योंकि ये सीधी सी बात है, जब तक आप कुछ इनपुट नहीं दोगे तब तक बैक ईएमएफ डेवलप नहीं हो सकता है। तो बट इसमें हम कंसिडर कर रहे हैं, हम ये अजम्पशन ले रहे हैं कि बैक ईएमएफ ऑलरेडी प्रेजेंट है, तभी जाके आपकी ऐसी वेव फॉर्म आएगी। क्योंकि अगर आपने कुछ इनपुट ही नहीं दिया है, इनपुट कनेक्टेड ही नहीं है, तो बैक ईएमएफ खुद से नहीं आएगा। बट हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं कि हाँ, यहाँ पर बैक ईएमएफ ऑलरेडी प्रेजेंट था। वी आर और वी एल जो है आपका द वोल्टेज अक्रॉस योर रेजिस्टर, द वोल्टेज अक्रॉस योर इंडक्टर, वो भी इनिशियली दैट इज जीरो। उस टाइम पे क्या होगा, बिकॉज अप टू अल्फा जो आपका थायरिस्टर है इट इज नॉट कंडक्टिंग, सो इस टाइम पे जो आपकी वोल्टेज होगी दैट विल बी ई। सो जीरो टू अल्फा क्या होगा आपका, फ्रॉम जीरो टू अल्फा जो आउटपुट वोल्टेज होगी दैट विल बी ई। यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं कि योर वी आर एंड वी एल दे आर जीरो। तो अगर इनिशियली वी आर, अगर इनिशियली आपका इंडक्टर के अक्रॉस, इंडक्टर में भी कुछ इनिशियली एनर्जी प्रेजेंट है तो ये वेव फॉर्म्स डिफरेंट होगी। बट हम यहाँ पर ले रहे हैं कि इनिशियली इंडक्टर आपका पूरा डिस्चार्ज है, इसमें कोई भी एनर्जी स्टोर्ड नहीं है, बैक ईएमएफ ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये सब एजम्पशंस लेके हम चल रहे हैं। आफ्टर दैट एट अल्फा आप क्या करोगे, यू विल गिव अ फायरिंग पल्स टू दिस इंडक्टर, सॉरी यू विल गिव अ फायरिंग पल्स टू दिस थायरिस्टर। तो जैसे ही आप इस थायरिस्टर को फायरिंग पल्स दोगे, ये टर्न ऑन होगा या नहीं होगा वो एक कंडीशन पे डिपेंड करता है। सो अब हमने क्या किया है, वी हैव गिवन अ फायरिंग पल्स टू द थायरिस्टर, बट आफ्टर अल्फा if your input voltage Vs this is less than E, तो जो आपका थायरिस्टर है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी दैट विल बी नेगेटिव। तो आपका जो थायरिस्टर होगा इट विल बी रिवर्स बायस, सो इट विल नॉट टर्न ऑन। तो अगर ये टर्न ऑन नहीं होगा, फिर से जो आपको आउटपुट वोल्टेज होगी वो आपको मिलेगी ई। लेकिन अगर आपका Vs इज ग्रेटर देन ई, तो इस टाइम पे क्या होगा, जो थायरिस्टर है इसके अक्रॉस वोल्टेज दैट विल बी पॉजिटिव। ऑब्वियसली जो आउटपुट वोल्टेज होगी दैट विल बी पॉजिटिव, क्योंकि Vs दिस इज ग्रेटर देन ई। तो जो आपका थायरिस्टर होगा दिस विल बी फॉरवर्ड बायस, सो इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग। तो यहाँ पर जो आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू द इनपुट वोल्टेज। सो यहाँ पर जो आपकी आउटपुट वोल्टेज होगी वी नॉट, दिस विल बी इक्वल टू Vs। So after this, the output voltage will follow the input voltage. इस पोजीशन पे क्या अब हो रहा है, यहाँ पर दिस इज, ये आपका VE है, समझो VE यहाँ कहीं पर आ रहा है, ऐसे आपका ये VE है, दिस इज योर VE, सॉरी दिस इज E बैक ईएमएफ।
तो अगर ये आपका बैक ईएमएफ है तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, इससे इसके ऊपर वाला जो ये वाला रीजन है, इस रीजन में क्या हो रहा है, योर वी एस इज ग्रेटर देन ई। और इसके नीचे वाले रीजन में क्या हो रहा है, ये जो ये वाला आपका रीजन है, इस सारे रीजन में है योर वी एस इज लेस देन ई। अगर सिर्फ आपका आर ई लोड होता, अगर सिर्फ आपका यहाँ पर आर ई लोड होता, एल यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता, तो फ्रॉम जीरो टू एल्फा, बिकॉज वी एस इज लेस देन ई, आपका आउटपुट ई आ रहा है, इसके बाद आउटपुट आपका वी एस आता। इस वाले पॉइंट पे, ये जो आपका ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, योर वी एस इज बिकमिंग इक्वल टू ई। और इसके बाद क्या होता है, योर वी एस इज लेस देन ई, तो आपका थायरिस्टर रिवर्स बायस्ड हो जाता है। जैसे ही आपका थायरिस्टर रिवर्स बायस्ड होता है, दैट मीन्स वो टर्न ऑफ हो जाता, आपको फिर से जो आपकी आउटपुट वोल्टेज है वो ऐसे ई मिलती। फिर आप फायरिंग पल्स देते, इस वाली पोजीशन, इस वाले पॉइंट पे फिर से क्या हो रहा है, अब जो आपकी इनपुट वोल्टेज है इट इज ग्रेटर देन योर बैक ईएमएफ, तो फिर से आपको कैसी वोल्टेज मिलती, इस वाले पॉइंट पे फिर से जो आपका बैक ईएमएफ है, दिस इज बिकमिंग ग्रेटर देन द इनपुट वोल्टेज, फिर से आपको आउटपुट ई मिलता है। बट ये केस होता इन ए आर ई लोड। बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वी आर नॉट डीलिंग विद आर ई लोड, वी आर डीलिंग विद आर एल ई लोड। और यहाँ पर इंडक्टर जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब हमारा इंडक्टर भी होगा इन द सर्किट, तो थोड़ा सा हमारी वेवफॉर्म यहाँ पर चेंज हो जाएगी। सो योर यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले आपका ई आ रहा है, उसके बाद जैसे आपने थायरिस्टर को फायरिंग पल्स दी, अब क्या हो रहा है, आपका थायरिस्टर आपका ऑन हो गया। थायरिस्टर जैसे आपका टर्न ऑन हो गया, तो अब क्या होगा, आपका वोल्टेज बढ़ रही है। तो जैसे जैसे ये वोल्टेज बढ़ रही है, तो जो आपका इंडक्टर है वो भी चार्ज हो रहा है। तो इंडक्टर जैसे ही चार्ज होगा, अब इंडक्टर एक बार फुल्ली चार्ज हो गया, तो अब जैसे ही आपका इंडक्टर फुल्ली चार्ज हो गया, अब इंडक्टर को क्या करना, नाउ द इंडक्टर हैज टू डिस्चार्ज। तो अब ये वाला जैसे ही आपका पॉइंट आएगा, तो इस पॉइंट के बाद क्या होना चाहिए था, बिकॉज योर वी एस इज नाउ इक्वल टू ई, आपका थायरिस्टर रिवर्स बायस हो जाना चाहिए था। लेकिन आपका जो इंडक्टर है उसको अभी डिस्चार्ज करना है। तो डिस्चार्ज करने के लिए क्या करेगा, या अपनी जो वोल्टेज है इसकी पोलैरिटी चेंज कर देगा, एंड द इंडक्टर विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो आपकी अभी आउटपुट वोल्टेज है, जैसे कि आपने अभी देखा था आरएल लोड के टाइम पे, यहाँ पर जो आपकी आउटपुट वोल्टेज थी वो जीरो हो गई थी। लेकिन क्योंकि अभी भी इंडक्टर डिस्चार्ज कर रहा था, अभी भी करंट इसमें से फ्लो हो रही थी, तो हमारे पास एक नेगेटिव वेव फॉर्म भी आ गई। तो सेम चीज यहाँ पर भी होगी। सो व्हेन योर वीएस इज इक्वल टू ई, तो आउटपुट वोल्टेज एट दैट पॉइंट शुड बी जीरो। लेकिन क्योंकि अभी इंडक्टर जो है हमारा, इट इज योर इंडक्टर विल कम इनटू द पिक्चर। जो इंडक्टर है इसने अपने अंदर एनर्जी स्टोर की थी, सो नाउ द इंडक्टर हैज टू रिलीज दिस एनर्जी। सो बिकॉज ऑफ दिस अभी भी क्या होगा, आपका ये जो आउटपुट वेव फॉर्म है अभी भी कंटिन्यू होगी, और ये तब तक कंटिन्यू होगी जब तक आपका इंडक्टर पूरा डिस्चार्ज नहीं हो जाएगा। तो आपका इंडक्टर इसके बाद कभी भी डिस्चार्ज हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द इंडक्टर। तो आपका इंडक्टर यहाँ पर भी डिस्चार्ज हो सकता है, और अगर उसमें ज्यादा एनर्जी स्टोर्ड है तो आपके पास एक नेगेटिव साइकिल भी आ जाएगा। सपोज इस वाली पोजीशन पे फिर आपका इंडक्टर पूरा डिस्चार्ज हो जाता है। तो जैसे ही आपका इंडक्टर आपका पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, तो अब क्या होगा, जो आपका थायरिस्टर है ये इट विल स्टॉप कंडक्टिंग। तो जैसे ही आपका थायरिस्टर इट विल स्टॉप कंडक्टिंग, फिर से अब आपकी आउटपुट वोल्टेज क्या आ जाएगी, ई, एंड इट विल रिमेन ई। फिर से 2 पाई प्लस अल्फा पे हम फायरिंग पल्सेस इशू कर रहे हैं, योर वी एस इज ग्रेटर देन ई। फिर से क्या होगा, वोल्टेज बढ़ेगी, एंड एट दिस पॉइंट क्योंकि अभी आपका इंडक्टर पूरा डिस्चार्ज नहीं हुआ है, ये वेवफॉर्म कंटिन्यू करेगी into the negative cycle, and then again you will have an output as E. So इस वाले पॉइंट का नाम हम देंगे बीटा, इस पॉइंट का नाम हम देंगे गामा, दिस पॉइंट इज अल्फा। So from alpha to beta, when your Vs is greater than E, जो थायरिस्टर है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी दिस विल बी पॉजिटिव, एंड V नॉट विल बी इक्वल टू Vs।
और फिर गामा से लेकर 2 पाई प्लस गामा, गामा से लेकर ये आपका ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज 2 पाई प्लस अल्फा, दिस इज 2 पाई। सो फ्रॉम गामा टू 2 पाई प्लस अल्फा, इस पॉइंट पे अब क्या हो जाएगा, फिर से जो आपका वी एस है, नाउ दिस इज लेस देन ई। सो जो आपका थायरिस्ट है, इसके अक्रॉस वोल्टेज नेगेटिव होगी, सो योर आउटपुट विल बी इक्वल टू ई। तो जो एवरेज वोल्टेज है, और एवरेज वोल्टेज दिस विल बी इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई, जो हमारी आउटपुट वोल्टेज आ रही है डी ओमेगा टी। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं फ्रॉम 0 to अल्फा, देन फ्रॉम अल्फा टू बीटा, एंड देन फ्रॉम बीटा टू 2 पाई। तो जो हमारी एवरेज वोल्टेज होगी, दिस विल बी इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to अल्फा। तो 0 to अल्फा जो हमारा आउटपुट वोल्टेज आ रहा है, दैट इज द बैक ईएमएफ ई, which will be E d omega t प्लस देन अल्फा से लेकर बीटा तक। सो अल्फा से लेकर बीटा तक जो हमारी इनपुट वोल्टेज आ रही है, जो हमारी इनपुट वोल्टेज है, दिस इज Vm साइन ऑफ ओमेगा t। So from alpha to beta, the output voltage will be Vm sine of omega t d omega t, and then from beta to अल्फा से लेकर गामा तक होगा, this will be from alpha to gamma। 0 to अल्फा ई आ रहा है, अल्फा से लेकर गामा तक हमारा फिर Vm साइन ऑफ ओमेगा टी आ रहा है, तो फिर गामा से लेकर 2 पाई तक वापस आपका ई आ रहा है। इसको सॉल्व करके हमारा जो एवरेज वोल्टेज है वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो आपका ये है Vm sin of omega t, by changing the value of alpha we can change the value of this average voltage। तो यहाँ से हमें एक चीज देखने को मिलती है कि जो आपकी एवरेज वोल्टेज है ये डिपेंड कर रही है अपॉन अल्फा। सो बाय वेरिंग दिस वैल्यू ऑफ अल्फा, आप जो आपकी एवरेज वोल्टेज है इसको आप चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने अल्फा का कुछ ये वैल्यू ले लिया 15 to 20 डिग्रीज के बीच में, आप यहाँ पर भी अल्फा दे सकते हो। तो जैसे अगर आप यहाँ पर अल्फा प्रोवाइड करोगे एट दिस पॉइंट, तो आप देख रहे हो कि आपकी एवरेज वोल्टेज चेंज हो जाएगी। So, वो वाला केस भी हम जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। तो ये मेरी वेव फॉर्म एक आ रही है, यहाँ कहीं पे अब फायरिंग पल्सेस इशू कर रहा हूँ। तो अब क्या हो रहा है, देखो यहाँ तक आपका ई रहेगा, तो यहाँ तक आपका ई रहेगा, उसके बाद योर आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू इनपुट वोल्टेज, देन डिपेंडिंग अपॉन जो आपका इंडक्टर है, इंडक्टर कब डिस्चार्ज होता है पूरा कंप्लीटली, आपके पास एक वो नेगेटिव साइकिल में जाएगा, एंड देन इट विल अगेन बिकम ई। जरूरी नहीं कि नेगेटिव साइकिल आएगा ही आएगा, हो सकता है आपका इंडक्टर यहीं पर फुली डिस्चार्ज हो गया, तो यहीं से फिर आपका वैल्यू ई आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देख लो कि अब यहाँ पर भी एवरेज वैल्यू आपका चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर समझो सपोज यहाँ पर जो आपका अल्फा है दिस इज 75 डिग्री, तो यहाँ पर क्या हो रहा है 0 to 75 डिग्री आपका ई रह रहा है, फिर 75 डिग्री से लेकर आप इसको ले लो 200 डिग्रीज, 75 to 200 डिग्रीज आपका Vm साइन ऑफ ओमेगा टी रह रहा है, और एंड देन फ्रॉम 200 डिग्रीज टू 360 डिग्री आपका फिर से ई रह रहा है।
लेकिन अगर आप ये पिछला वाला केस लोगे तो यहाँ पर क्या है आपका, सिर्फ 0 टू 15 डिग्री आपका ई है, उसके बाद 15 टू 210 डिग्रीज तक आपका क्या रह रहा है, वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, एंड देन फिर से आपका ई आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपका जो एवरेज वोल्टेज है वो एवरेज वोल्टेज को बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा आप एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज को चेंज कर रहे हो। सो व्हेन यू आर चेंजिंग दिस एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज, जो आपका आउटपुट वोल्टेज चेंज हो रहा है, तो आपको इस पे कंट्रोल मिल रहा है, ये वाली वोल्टेज आपकी चेंज हो रही है। और जब आपकी वोल्टेज चेंज हो रही है, सो यूजिंग द आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, अब डीसी मोटर जो है उसकी स्पीड को, आउटपुट जो यहाँ पर आपकी वोल्टेज आ रही है, इस स्पीड को आप वेरी करते हो। तो ये था आपका सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर फेड आरएलई लोड। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर बेस्ड आरएलई लोड देखेंगे। फिर वहां पर देखेंगे कैसे हम अपनी आउटपुट वोल्टेजेस को चेंज करते हैं। फिलहाल मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ।